एंजियोस्पर्म में जो मेगास्पोरेंजिया होता है वह इंटेगुमेंटेड होता है, और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि ओव्यूल में इंटेगुमेंट के बेसिस पर 3 कंडीशन बताया था, यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक और एटेगमिक ओव्यूल। यूनिटेगमिक मतलब एक इंटेगुमेंट होगा तो यूनिटेगमिक, 2 इंटेगुमेंट होगा तो बाईटेगमिक, और इंटेगुमेंट नहीं होगा तो उसको एटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल इंटेगुमेंट के अंदर होता है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। जब मेगास्पोरोजेनेसिस, हाँ, फिर हमने बताया था कि जहाँ से इंटेगुमेंट निकलता है उसको चलाजा बोलते हैं, और जो इंटेगुमेंट का दूसरा एंड होता है जहाँ ओपनिंग होती है ओव्यूल का उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। फिर हमने बताया था कि चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में एंगल क्या है, इसके आधार पर ओव्यूल 6 तरह के होते हैं। आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस तब बोलते हैं कि जब 0 डिग्री था, हेमीट्रोपस तब बोलते हैं जब 90 डिग्री था, और एनाट्रोपस तब बोलते हैं जब 180 डिग्री था, और कंपाइलोट्रोपस बोलते हैं जहाँ पर ओव्यूल जो होता है वह वो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन न्यूसेलस हार्सो शेप होता है। एम्फीट्रोपस हमने बताया था न्यूसेलस एज वेल एज एम्ब्रियो साइक बिकम हार्सो शेप। और फाइनली सर्सिनोट्रोपस हमने बताया था जो कैक्टेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जहाँ पर एंगल 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। इसके आगे हमने बताया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसीजर क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। हमने कहा था कि न्यूसेलस जो होता है डिप्लॉयड मास ऑफ सेल, उसके कुछ हाइपोडर्मल सेल बड़े हो जाते हैं, उस हाइपोडर्मल सेल को मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के पोजीशन पर 2 कंडीशन कल हमने बताया था, टेन्यूनिसिलेट और क्रैसिनुसिलेट। अगर मेगास्पोर मदर सेल का पोजीशन हाइपोडर्मल पोजीशन है तो उसको टेन्यूनिसिलेट बोलते हैं, अगर सब हाइपोडर्मल पोजीशन है तो उसको क्रैसिनुसिलेट बोलते हैं। तो टेन्यूनिसिलेट ओव्यूल और क्रैसिनुसिलेट ओव्यूल। टेन्यूनिसिलेट ओव्यूल में हमने बताया था कि जो न्यूसेलस होता है वह बहुत थिन होता है, बहुत पतला सा होता है, और जो क्रैसिनुसिलेट ओव्यूल होता है वहाँ पर न्यूसेलस वेल डेवलप्ड होता है, वहाँ पर न्यूसेलस वेल डेवलप होता है। कहाँ पर? क्रैसिनुसिलेट में। कल हमने एक तरीका भी बताया था, तन्नी सा मतलब थोड़ा सा, तो टेन्यूनिसिलेट में बहुत कम होता है डेवलपमेंट, और क्रैसिनुसिलेट जो होता है वहाँ पर कस कर मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है न्यूसेलस का। इसके बाद मैकेनिज्म हमने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। इसके आगे ही कंटिन्यू हम लोगों को करना है, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कुछ बच्चे नए होंगे, हो सकता है ये एल1 कोचिंग हमारी एल1 कोचिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट है यह एल1 एस्पायर ऐप लेकर आया है जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, वीकली मंथली टेस्ट होगा, कैरियर गाइडेंस सेशन संडे को होता है। और इसका स्टेप्स है कि गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर एल1 एस्पायर ऐप जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर एल1 एस्पायर IT JEE नीट एंड फाउंडेशन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। ये प्रोसीजर है, फॉलो करिएगा। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है NCERT का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल हमने बताया था मैकेनिज्म में मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने कहा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने कल बताया था आपको, इसमें हमने बताया था कि जो यह मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के अंदर होगा। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होता है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे 4 प्रोडक्ट बनते थे लीनियरली। 3 ऊपर के जो होते थे वो क्या हो जाते थे? डीजनरेट। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता था उसमें 3 बार माइटोसिस होती है। फंक्शनल मेगास्पोर में कितनी बार माइटोसिस होती थी? 3 बार माइटोसिस होती थी। तो जब फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होती थी तो एक स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम क्या नाम देते थे? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट। ये है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, यह है एम्ब्रियोसैक, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है, और ये 2 सिनर्जिड सेल थे, आपको याद होगा सिनर्जिड सेल, ये कल मैंने बताया था इतनी चीज़ें। सिनर्जिड सेल, सॉरी,
सिनर्जिड सेल। और यह जो बीच में एक है इसको बोलते हैं एग apparatus। और ये तीनों को मिला के बोलते हैं, सॉरी, इसको सिनर्जिड बोलते हैं, इसको एग बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के एग apparatus बोलते हैं। ये सब हमने कल बताया था, कि रिपीट में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। एम्ब्रियो सैक जो होता है इसी को हम क्या नाम देते थे? फीमेल गैमेटोफाइट। यही क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटो। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, दलवीर सिंह, विशाल यादव, कुसंग। आप लोग आ जाएंगे, 6:30 बजे समय है, तो 6:30 पर आप लोगों को आ जाना चाहिए। हम वेट करते रहते हैं, बच्चे आए तो क्लास करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक बता ही दिए। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर में ये देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। यह देखो, आप सभी लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर सेंट्रल सेल होगा, पोलर न्यूक्लियाई होगा, एंटीपोडल सेल होगा। अब यहाँ पर आपको सीखना है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है, डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक का होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक जो होता है 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोस्पोरिक। कौन सा बच्चों? मोनोस्पोरिक। ध्यान से सभी लोग, मोनोस्पोरिक टाइप में क्या होता है? मोनोस्पोरिक में क्या होता है सभी लोग? मोनोस्पोरिक में क्या होता है? सिंगल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर होता है जो पूरा एम्ब्रियो सैक बनाता है। मतलब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, केवल 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है। वही 1 मेगास्पोर जब कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बनाता है, दैट इज नोन एज मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। तो मोनो माने एक होता है। लिख लो, लिखते चलो सभी लोग, कॉपी पेन निकालो, लिखिए उसमें, इफ सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इफ सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। अगर केवल 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप, उसको क्या नाम देते हैं? मोनोस्पोरिक टाइप। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, एग्जाम्पल ही पूछता है। पहला है बच्चों पॉलीगोनम टाइप, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यही आपके 12th के सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल होता है, 7 सेल होता है, और 8 न्यूक्लियस होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीगोनम टाइप। और दूसरा होता है ओएनोथेरा टाइप। ओएनोथेरा टाइप। तो 2 हुआ मोनोस्पोरिक टाइप में, 2 हुए, पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप ये मोनोस्पोरिक हुई। दूसरा है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में क्या होता है? 2 मेगास्पोर। इफ 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। अगर 2 मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बाइस्पोरिक बोलते हैं। इफ 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। अगर 2 मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम क्या देते हैं? बाइस्पोरिक। इसमें भी 2 होते हैं, इसका भी नाम आपको याद रखिए। नाम तो सबका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोस्पोरिक या बाइस्पोरिक। इसमें हुआ एलियम टाइप और इंडिमियन टाइप, ये 2 हुए। बाइस्पोरिक में कौन कौन सा हुआ? एलियम टाइप और इंडिमियन टाइप। एलियम टाइप और इंडिमियन टाइप। मोनोस्पोरिक में कौन थे? पॉलीगोनम टाइप और ओएनोथेरा टाइप। और अगला आता है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप होता है, ओएनोथेरा। मोनोस्पोरिक में क्या होता है?
सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन। अगर एक ही मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसाइक बनता है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। 2 मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसाइक बनता है उसको बाइस्पोरिक बोलते हैं। और अगर 4 के चारों मेगास्पोर, अगर ऑल दी 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन, ऑल दी 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन इज नोन एज टेट्रास्पोरिक। अगर सभी चारों मेगास्पोर एम्ब्रियोसाइक बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक। इसमें ढेर सारे नाम हैं, ये सब नाम देखिए, हालांकि आप लिख लीजिए, याद मत करिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मैं एक तरीका बताऊंगा आपको कैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोसाइक इज मोनोस्पोरिक टाइप, तो आपको 2 याद रखना होगा, पॉलीगोनम टाइप, पोइनोथेरा टाइप। विच ऑफ द एम्ब्रियोसाइक इज बाइस्पोरिक, तो आपको 2 याद रखूंगा, एरियम टाइप और इंडिमियन टाइप। विच ऑफ द एम्ब्रियोसाइक इज टेट्रास्पोरिक टाइप, इसको याद मत करिए क्योंकि आपको 3 ही होता ही है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो अगर मोनोस्पोरिक में 2 होते हैं इसको याद रखो, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। बाइस्पोरिक में 2 होता है उसको याद रखो, एलियम टाइप और इंडिमियन टाइप। बाकी भैया जो बच गया वह कौन सा होगा? टेट्रास्पोरिक। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में मोनोस्पोरिक वाला नहीं है, बाइस्पोरिक वाला नहीं है, तो जरूर कौन सा स्पोरिक होगा? टेट्रास्पोरिक होगा। तो इतना ढेर सारा नाम याद करना नहीं पड़ेगा, नाम बस 2 इसमें याद रखो, 2 इसमें याद रखो। समझ में आया आप सभी लोगों को? बोलो भाई, बोलो बच्चों, बताओ बताओ बताओ, फटाक से बताओ सभी लोग, रिस्पॉन्स करो तब मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। समझ में आया सभी लोगों को? ओके ओके ओके, यस। रुपेश पांडे यस सर, मनस्विनी साहू यस सर, अभिमन्यु रोम क्रिस्टल क्लियर, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये तो हुआ एम्ब्रियोसाइक बच्चों ना कंप्लीटली। इसके बाद कुछ टर्म है जैसे इंडोथीलियम है, पेरिस्पर्म है, एपिस्टेज, हाइपोस्टेज, ये सब है। फिर उसके बाद क्विज लेकर आया हूं मैं। इंडोथीलियम क्या होता है? जैसे यह एम्ब्रियोसाइक है, ये एम्ब्रियोसाइक है मान लो, सॉरी, यह एम्ब्रियोसाइक है, ये देखो एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक है, इसी में के अंदर अब फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, एम्ब्रियोसाइक है। इसमें आपको पता है एम्ब्रियोसाइक, इसके बाहर न्यूसेलस होता है, ये इंटेगुमेंट होता है, ये इंटेगुमेंट है। यहां पर जो एक कहते हैं कि एम्ब्रियोसाइक के बाहर इन न्यूसेलस में कुछ सेल जो होते हैं वो रेडियली इलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे लंबे ऐसे सेल होते हैं जो रेडियली इलोंगेटेड होते हैं। एम्ब्रियोसाइक के बाहर वह रेडियली इलोंगेटेड सेल न्यूसेलस के ही होते हैं, ये न्यूसेलस का ही सेल है जो कि एम्ब्रियोसाइक के बाहर रेडियली इलोंगेटेड होता है। इसी को हम नाम देते हैं क्या? इंडोथीलियम। इसी को क्या नाम देते हैं बच्चों? इंडोथीलियम। तो रेडियली इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट अराउंड एम्ब्रियोसाइक, ये जो एम्ब्रियोसाइक के चारों तरफ न्यूसेलस है उसमें कुछ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, उन्हीं रेडियली इलोंगेटेड सेल्स को क्या नाम देते हैं? इंडोथीलियम। क्या नाम देते हैं बच्चों? इंडोथीलियम। इंडोथीलियम। देख लो स्ट्रक्चर बनाते चलो, सभी लोग स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, खाली वीडियो मत देखो, सभी लोग स्ट्रक्चर बनाओ। इंडोथीलियम है, एम्ब्रियोसाइक के बाहर न्यूसेलस है, न्यूसेलस में
ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस है। नोट कर लिए सभी लोग? ओके। अगला इसके आगे इंडोथीलियम के बाद अगला टर्म है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म कहते हैं सीड जब बनता है ना, सीड जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड बनते बनते जो न्यूसेलस होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है कब? सीड बनने तक। तो सीड बनने तक न्यूसेलस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, न्यूसेलस खत्म हो जाता है सीड बनने तक। तो न्यूसेलस जब सीड बनने तक खत्म हो जाता है, तो लेकिन कई ऐसे जगह ऐसे हैं जहां पर सीड बनने के बाद भी थोड़ा बहुत न्यूसेलस बचा रह जाता है। उसी रिमेनिंग और उसी रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसी रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस को क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म। लिख लीजिए पेरिस्पर्म क्या है। पेरिस्पर्म क्या है ये लिखा हुआ है। पेरिस्पर्म क्या है तो आप बोलिएगा रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस। पेरिस्पर्म क्या है लिखिए, रिमेनेंट, रिमेनिंग, रिमेनेंट, रिमेनेंट, रिमेन, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। लिखो पेरिस्पर्म क्या है? रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे दिया है एग्जांपल ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो काली मिर्च इज एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्म, उसमें होता है। तो रिमेनिंग पार्ट जो न्यूसेलस होता है, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस जो होता है उसी को क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट ऑफ न्यूसेलस, बिल्कुल।
हो गया। नेक्स्ट है ईपी स्टेज। जैसे ये है एम्ब्रियो सैक है, कहते हैं कि इस एम्ब्रियो सैक के जस्ट ऊपर, एम्ब्रियो साइज के जस्ट ऊपर कुछ ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल, थिक वॉल सेल होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल होते हैं जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। कहते हैं कि ग्रुप, लिख लीजिए ईपी स्टेज, ईपी स्टेज अगला है, ईपी स्टेज। एक मिनट, ईपी स्टेज ये लिखो, ईपी स्टेज लिखा हुआ है। ईपी स्टेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिक ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट एबव द एम्ब्रियो साइट। ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट, ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट, मोटा वॉल का एक ग्रुप होता है जस्ट एबव द एम्ब्रियो साइट। ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट एबव द एम्ब्रियो साइट इज नोन एज ईपी स्टेज। क्या बोलते हैं? ईपी स्टेज। एंड ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट बिलो द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज हाइपोस्टेज। तो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट एबव द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज ईपी स्टेज, एंड ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट बिलो द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज, जस्ट बिलो द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज हाइपोस्टेज। तो जस्ट ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ईपी स्टेज, और जस्ट नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेज, हाइपोस्टेज। द ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट एबव द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज ईपी स्टेज, एंड ग्रुप ऑफ थिक वॉल सेल प्रेजेंट जस्ट बिलो द एम्ब्रियो साइक इज नोन एज हाइपोस्टेज। एक चीज और यहां मैं बताना चाहूंगा, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फिलीफॉर्म अपरेटस। यह होता क्या है? जैसे मान लो ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां पर यह जो बीच वाला लंबा दिख रहा है यह एग सेल है। क्या है? एग सेल, एग सेल है। और ये दोनों क्या है? सिनर्जिड से। ये दोनों क्या है? सिनर्जिड से। ये सिनर्जिड है। इसी सिनर्जिड के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर जैसे उंगली है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। जैसे ये सिनर्जिड ले लिए और इसके अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। Filiform apparatus. The finger-like structure present in synergid towards micropylar side. जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर की तरफ सिनर्जिड के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है यह कुछ केमिकल का सिक्रेशन करता है, उस केमिकल के वजह से जो पॉलन ट्यूब होता है उसको गाइडेंस मिलता है। और कहते हैं कोई भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर। क्या नाम देते हैं उसको? ऑब्चुरेटर। लिख लीजिए इसको भी लिखो। ऑब्चुरेटर क्या होता है? ऑब्चुरेटर लिखो, हेडिंग डालो ऑब्चुरेटर। एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, लिखो ऑब्चुरेटर। एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, नहीं कोई प्रॉपर फंक्शन अन्वेषण नहीं होता उसका। एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर, एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर which guide pollen tube
एनी ओव्यूलर स्ट्रक्चर विच गाइड पॉलन ट्यूब इज नोन एज ऑब्चुरेटर, इज नोन एज ऑब्चुरेटर, इज नोन एज ऑब्चुरेटर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम अगली क्लास में, जब हमारी मंडे को अब क्लास होगी, मंडे को सभी लोग देखिएगा जरूर, उसमें हम पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सीखा एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पहले पढ़े थे कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे होता है। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसी पर हम लोग क्विज करेंगे। ठीक है, उसका आंसर आपको देना होगा। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ बच्चों, क्विज के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग, फटाक से क्विज के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्विज आने वाला है, पहला क्वेश्चन ही सामने है आपको, सभी लोग आंसर दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा होगा? विच टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट फाउंड इन प्लम्बेगो टाइप, अभी बताए थे। टेट्रास्पोरिक, प्लम्बेगो किसमें होता है? मोनोस्पोरिक में 2 होता था, बताए थे अभी। कौन कौन? मोनोस्पोरिक में 2 ही था ना यार, कौन कौन? पॉलीगोनम टाइप, ओइनोथेरा टाइप, बाइस्पोरिक में 2 था, एलियम टाइप, इंडिमियन टाइप, टेट्रास्पोरिक में ढेर सारे थे, उसी में से प्लम्बेगो एक था। सी। नेक्स्ट, the ovule in which single layer nucellus tissue present is known as, हाँ, ओव्यूल ऐसा ओव्यूल जिसमें सिंगल लेयर हो, सिंगल लेयर का मतलब होता है बहुत कम न्यूसेलस होगा, किसमें होता है? फटाक से बताओ जल्दी जल्दी आंसर। तन्नीसा, टेनिन्यूसिलेट बहुत कम किसमें डेवलप होता है? टेनिन्यूसिलेट में। सबसे वेल डेवलप किसमें होता है? क्रेसिन्यूसिलेट में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। करेक्ट आंसर बी, सेकंड का बी। थर्ड, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक रेफर्ड एज, पिप्रोमिया है वो गलती से लिखा गया है, पाप्रोमिया। पिप्रोमिया टाइप, एलियम टाइप, पॉलीगोनम टाइप, ओइनोथेरा टाइप। मोनोस्पोरिक में तो यही दोनों है, आपको पता है। और इसमें से 8 न्यूक्लिएटेड कौन सा होता है जो आप पढ़े हैं? कौन सा पढ़े हैं आप? हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पॉलन ट्यूब फाउंड इन, लार्जेस्ट पॉलन ट्यूब किसमें होता है? बड़ा सा एकदम।
मेज में होता है बच्चों। मेज आप देखे होगे, उसमें मेज जो भुट्टा होता है उसमें आगे की तरफ ऐसे ऐसे निकला होता है व्हाइट व्हाइट ना, ये जो व्हाइट व्हाइट बाहर की तरफ निकला रहता है ना, यह स्टाइल होता है उसका, व्हाइट कलर वाला क्या होता है, स्टाइल। और इसके अंदर पॉलन ट्यूब इंटर करता है, तो इतना लंबा पॉलन ट्यूब होगा तभी तो स्टाइल के अंदर घुसेगा। तो कौन सा आंसर होगा, मेज। करेक्ट आंसर इज कौन सा, बी। करेक्ट आंसर इज कौन सा, बी। नेक्स्ट, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक फाउंड इन, जल्दी से फटाक से आंसर दो। कौन सा हो जाएगा, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज फाउंड इन, बाईस पर देखो पॉलीगोनम टाइप कैसा होता है, ये दोनों कैसे हैं, ओएनोथेरा और पॉलीगोनम कैसे थे, मोनोस्पोरिक। एडोक्सा टाइप कैसा है, टेट्रास्पोरिक। एलियम और इंडिमियन टाइप कैसा होता है, बाईस्पोरिक। तो कौन सा आंसर होगा, डी। नेक्स्ट, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक इज ए, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक, ओनली मोनोस्पोरिक, ओनली बाइस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक, एनी ऑफ द अबव। ये कोई भी हो सकता है बच्चों, नहीं 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 नहीं, नहीं मोनोस्पोरिक क्यों नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। 8 न्यूक्लियस किसी में भी हो सकता है, डी आंसर होगा इसका, ये सब लोग बता रहे हैं डी होगा। एनी ऑफ द अबव, कोई भी हो सकता है ऐसा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, दैट हेप्लॉइड सेल व्हिच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक, कौन सा हेप्लॉइड सेल है जो डिवाइड करके एम्ब्रियोसैक बनाता है। अगला, ऑल दी सेल्स इन, इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, डिवाइड माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फंक्शनल में सी होगा, 7 का सी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल दी सेल्स इन पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक,
पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक में सभी सेल कैसे होते हैं? जी जी भैया। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, बताओ जल्दी से। हो गया बच्चों? इनर ट्रापोस माइक्रोपाइल प्रेजेंट इन, कौन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो आर्थोट्रापोस होता है ना, साइड बाई साइड विद होगा। कौन सा आंसर होगा? डी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 10 11 का बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, अभी 10 का ही बता रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। बताओ बच्चों।
मोनोस्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 12 बताओ सभी लोग। ट्वेल्व का सी, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो रेफर्ड एज पॉलीगोनम टाइप। लेकिन इसके पहले मैं जाने के पहले एक चीज क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा। सभी लोग क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी, लिखिए लिखिए सभी लोग क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस, लिखिए क्वेश्चन एक, लास्ट क्वेश्चन था। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, how many number of meiosis and mitosis occur, how many number of meiosis and mitosis occurs in formation of 200 embryo sac, 200 embryo sac। 200 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होंगे? चलिए सभी लोग बताएं, फटाक से बताओ। 5 मिनट का समय देता हूं, 5 मिनट बाद फिर मैं पूछता हूं आपसे। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ 200 200 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने मियोसिस कितने माइटोसिस लगेंगे? सोचिए वो बनाइए। अगले क्लास में पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे, क्लास छूटनी नहीं चाहिए सभी लोगों की। टाइम हमारा हमेशा यही रहेगा 6:30 बजे शाम को। करो करो बच्चों, जल्दी से, देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। मैं वेट कर रहा हूं। देखता हूं कितने लोग सही करते हैं। 200 एम्ब्रियो सैक चाहिए ना, तो 200 एम्ब्रियो सैक के लिए
आपको कितने मेगा स्पोर चाहिए? 200, क्योंकि एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर भले बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो एक मियोसिस का एक ही प्रोडक्ट आपके काम लायक होता है, तो 200 प्रोडक्ट आपको काम लायक चाहिए। तो कितनी बार मियोसिस होगा? 200, तो 200 बार मियोसिस होगा। माइटोसिस देखते हैं, आपको पता है कि एक मेगा स्पोर में 3 बार माइटोसिस होती है। एक फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 बार माइटोसिस होती है, तब जाकर एक एम्ब्रियो सैक बनता है। तो 200 एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने माइटोसिस होंगे? 600। अंकित बेहेरा इन्होंने सही आंसर दिया था, अभी मौर्य, आसिफ, दीपावंता दास, अभी सभी लोग सही आंसर देने लगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होगा? मियोसिस कितना होगा? मियोसिस कितना होगा? मियोसिस होगा 200 और माइटोसिस कितना होगा? 600। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा, अब सही करिएगा। लिखिए हाउ मेनी लिखो क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस अकर इन फॉर्मेशन ऑफ 400 मेल गैमीट? How many number of meiosis and mitosis occur in formation of how many number of meiosis and mitosis occur in formation of 400 मेल गैमीट बनाने के लिए 400 मेल गैमीट बनाने के लिए 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने मियोसिस और माइटोसिस होंगे? जल्दी से बताओ फटाक से, जल्दी से बताओ। 400 मेल गैमीट बनाने के कितने मियोसिस कितने माइटोसिस होंगे? जल्दी से फटाक से बताओ। 400 मेल गैमीट बनाने के लिए 400 माइटोसिस होंगे और 50 मियोसिस होंगे। 450 पलक यादव का सही आया है। आपको याद होगा भाई कि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते थे और एक पॉलन ग्रेन में 2 बार माइटोसिस होती थी, 2 मेल गैमीट बनता था। 2 बार माइटोसिस होती थी, 2 मेल गैमीट बनता था। तो 400 मेल गैमीट बनाने के लिए 400 माइटोसिस होगा और 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने पॉलन ग्रेन चाहिए? 200, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनता है। तो 400 मेल गैमीट बनाने के लिए कितने पॉलन ग्रेन चाहिए? 200, और 200 पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए कितने मियोसिस होंगे? 50। तो 450। इस तरह के क्वेश्चन हमें लगता है आप कर दोगे ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चों, उस पढ़ने में हम लोगों ने ये देखा कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने देखा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब फीमेल गैमीट एग सेल को बोलते हैं, तो एग सेल कैसे बनता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। मेल गैमीट ऑलरेडी 2 क्लास पहले पढ़ लिए थे। अगले क्लास में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे कि अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट का पॉलिनेशन कैसे हो, कैसे वो वहाँ पर पहुँचता है। तो हालांकि पॉलिनेशन का डिफिनीशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लोब टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, हो सकता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जाए, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। 3 कंडीशन होता है, या तो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चला जाए, या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर चला जाए, या तो दूसरा प्लांट कोई होगा उसके स्टिग्मा पर चला जाए, लेकिन प्लांट क्या होगा? कॉमन होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। इसी फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोगों को ख़त्म करनी होगी, आपसे विदा लेना होगा। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, घर का भी ख्याल रखिए। अपने घर में जो भी छोटे बच्चे बुजुर्ग हों, बाकी लोगों को भी आप सजेस्ट करें, और इस कोरोना पेंडेमिक को हम लोग समय को बिता लें किसी तरीके से, फिर बाकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बच्चों, कैसा आपका क्लास लगा आज का क्लास? आप ज़रूर रिप्लाई करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा,
और तब तक के लिए कल मतलब अगले क्लास में मतलब मंडे को मेरी क्लास होगी, पॉलिनेशन के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।